आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं उन शख्सियतों के साथ जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कल्पना भूषण जी से, जो जानी मानी नृत्यांगना है और जिनका अपना कल्पना कला केंद्र के नाम से एक एनजीओ है और वो बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको नृत्य सिखाती हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करती हैं। खास बात यह है कि कल्पना भूषण जी ने 15 साल की उम्र में स्कूल खोला था। क्या है उनकी जीवन यात्रा, हम बात करते हैं कल्पना भूषण जी से। हेलो। हाँ कल्पना जी। जी। मैं रेडियो 91.2 FM नोएडा लोक मंच कम्युनिटी रेडियो से बोल रहा हूँ। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत अभिनंदन। मैं विनोद शर्मा। कल्पना जी बताइए, आपने अपने बचपन की कुछ बातें हमसे शेयर कीजिए। कैसे आपने नृत्य को अपने पेशे के रूप में चुना? पहले तो विनोद शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बारे में सोचने के लिए और मुझे 91.2 FM पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कल्पना भूषण एक नृत्यांगना हुई जो कि अपनी माँ की वजह से, अपनी जननी की वजह से। मेरी माँ एक राजकुमारी थी और जैसा कि आप जानते हैं कि राजकुमारियों के यहाँ तो लोग डांसर्स वगैरह को बुलाते थे, तो उनको बहुत शौक होता था डांस सीखने का, जो कि उनके पास अवेलेबल नहीं था, वो नहीं सीख सकती थी। तो हम लोग कलकत्ता में थे, मेरे डैडी की गोल्डरीज वगैरह थी, तो मेरी मम्मी का ये था कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसको जरूर डांस सिखाऊंगी। और भगवान की कृपा की वजह से, मेरे सौभाग्य की वजह से हमारे गुरु जो थी डॉक्टर श्रीमती तंतामणि कुट्टी गुरु थी, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा स्कूल को रखा था जो बिल्कुल ही हमारे घर के पास में था और मैंने वहाँ पर विद्या अपनी शुरू करी, भरतनाट्यम डांस की। जैसा कि होता है, मैं 60 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो बहुत मुश्किलों से, बहुत ही मुश्किलातों से, बहुत ही परेशानियों से मेरी माँ गुजरी ये सिखाने के लिए, ये विद्या सिखाने के लिए हमें, मेरी बहन और मुझको। परिवार की तो क्या, दुनिया की तो क्या, मेरे खुद घर में मेरे डैडी भी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वो एक कश्मीर के राजकुमार थे और पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, पर ये सब उनको पसंद नहीं था कि उनकी बेटी डांस वांस कुछ करे, क्योंकि उन दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत डांस का नाम अच्छा नहीं था। तो परिवार ने भी बहुत कुछ सुनाया, बहुत मैं क्या बोलूं, अपशब्द बोले मेरी माँ को और बहुत कुछ ना सहना पड़ा, पर उसके बावजूद मम्मी अपनी जगह पे टिकी रही और भरतनाट्यम सिखाया, क्योंकि भरतनाट्यम का तो नाम आज भी काफी ऊंचे स्तर से लिया जाता है, काफी रेस्पेक्ट उसको दी जाती है। पर उस समय उन्होंने बहुत कुछ झेला, तो हमने जब हर क्लास में से पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम झेली, बहुत कुछ सहा, तो वही दौर से हम लोग गुजरे। और ये जरूर है कि जितना हमको सुनाया जाता था या हमको बोला जाता था या हमसे झगड़ा किया जाता था, उतना ही विल पावर हमारी स्ट्रांग होती चली जाती थी कि अच्छा अब तो करना ही है, अब तो करना ही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम दिखाएंगे दुनिया को और अपने परिवार को कि जो नृत्य है वो वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। ये एक पूजा है, ये एक आराधना है, ये भगवान के प्रति अपनी समर्पण है और अपनी जिंदगी के पास अपना एक समर्पण है और एक डिसिप्लिन है, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है कि आप उसमें इतनी अच्छी तरह से ढल जाते हैं कि आपकी जिंदगी बन जाती है, आपकी जिंदगी संवर जाती है, ना कि बिगड़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी एक कलाकार को ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया, तो कलाकारों को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं होती। वो कितना ही कभी भी डाउन, तो वैसे तो वो होते नहीं है, पर अगर वो डाउन होते भी हैं तो अपने कला में ऐसे घुस सकते हैं, ऐसे अपनी कला के अंदर जा सकते हैं कि उनको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं हो सकती। ये हमें बचपन में ही एहसास दिला दिया था हमारी माँ ने कि आप जितना सीखेंगी, जितना आप प्रयत्न करेंगी, जितना कोशिश करेंगी, जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगी, उतनी आपकी जिंदगी संवरती चली जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं विनोद जी कि मैं तो 60 साल की हूँ और आज भी नृत्य कर रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। मेरा स्कूल है जिसको आप जानते हैं कि कल्पना कला केंद्र, जो कि पहले अनुपम कला केंद्र था। ये अनुपम कला केंद्र आपने किस सुना है, आपने 15 साल की उम्र में ही खोल दिया था? जी, मैंने 1977 में
अनुपम कला केंद्र मेरी माँ ने शुरू करवाया था कि जिसकी कोई उपमा ना हो वो अनुपम, जहाँ पर सारी विधाएं सिखाई जाए, मतलब सिर्फ नृत्य ही नहीं, गायन ही नहीं, वाद्य ही नहीं, जो भी कोई भी कुछ भी सीखना चाहे तो वो वहाँ पर सिखाए। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे डैडी की कोलरीज थी तो हमारे पास जगह बहुत सारी थी, तो हम बहुत सारे हमने छोटे छोटे टीचर्स जो नए उभर करके आ रहे थे, नए कलाकार थे या नए टीचर्स थे, तो उनको हमने बुलाया था। नए कोरियोग्राफर तो बहुत एक नया शब्द आ गया है, पर उस समय जो भी इंस्ट्रक्टर्स वगैरह, टीचर वगैरह थे जो कुछ करना चाहते थे, अपने आगे बढ़ना चाहते थे, तो मैंने अपनी गुरु के आशीर्वाद से, बिना उनको कुछ वो नहीं किए, आशीर्वाद से मैंने अपना स्कूल शुरू किया, मेरी मम्मी के कृपा से और अपने उनके आशीर्वाद से, और वहां पर ये सारे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया गया। तो पूरे उस समय तो हम फीस लेके ही करते थे, क्योंकि मेरे गुरु जी का मानना था कि आप अगर गुरु दक्षिणा नहीं लेते हैं तो जो बच्चा कोई सीख रहा है, कोई जो भी विधा सीख रहा है, तो उसको फलीभूत नहीं होता, वो चीज उसको नहीं आती है अगर आप गुरु दक्षिणा ले लिए। तो हमने 10 रुपए के हिसाब से फीस रखी हुई थी। उन दिनों तो 10 रुपए का बहुत महत्व था वैसे तो 10 रुपए के हिसाब से हमने महीने का शुल्क रखा हुआ था, और ये हम लेते थे। और मेरे पास स्कूल खुलते ही बहुत सारे बच्चे आ गए थे अनुपम कला केंद्र 1977 में कलकत्ता में। तो कितने दिन चला वहाँ पे ये, और कैसे आप नोएडा आई? उन दिनों की ही बात है कि कोलरीज नेशनलाइज हो गई थी, तो हम लोग दिल्ली, हमारा बेस था हमारा पहले भी, तो हम लोग दिल्ली से ही गए थे। तो डैडी ने कहा कि हम दिल्ली वापस आ जाएंगे कोलरीज नेशनलाइज होने के बाद। डैडी फिल्मों में आ गए थे, एक्चुअली डैडी फिल्म बनाते थे। मृणाल सेन आपने सुना होगा, बहुत मशहूर शख्सियत दुनिया की, हाँ जी, उनके साथ जुड़े हुए थे। मेरे डैडी प्रोड्यूसर थे और मृणाल सेन जी जो है वो फिल्म डायरेक्ट करते थे। सौमित्र चैटर्जी जो अभी जिनका निधन हुआ, वो हमारे पास कैरेक्टर में मतलब ये रहते थे, और बहुत सारी फिल्में बनाई जो कि पूरे विश्व में उन्होंने अवार्ड जीते थे। काफी फिल्में मशहूर हुई थी। तो पर उसके बाद मेरी मम्मी को नहीं लगा कि, क्योंकि सब लोग मेरे पास आ जाते थे कि कल्पना को क्यों नहीं आप फिल्म में डालते हैं, कल्पना को क्यों नहीं आप फिल्म में रखते हैं। तो मम्मी मेरी चाहती नहीं थी कि उनकी बेटी फिल्मों में जाए। तो उस समय से भी, जबकि डैडी खुद फिल्मों में थे, उसके बाद भी नहीं थे, तो हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर के हमने यहाँ पर, हमारे गुरु दक्षिणामूर्ति थे, के एन दक्षिणामूर्ति, जो के एन दत्तविद्यापानी पिल्ले जो विश्व के पूरे गुरु रह चुके हैं, हेमामालिनी जी और वैजयंतीमाला जी, आशा पारेख, नीतू सिंह, इन लोग सबके गुरु रह चुके हैं वो। तो उनसे हमने अपना विद्या वापस शुरू करी। तो यहाँ पर आकर के हमने, मेरी मम्मी का कहना था कि नहीं, अब तुम डांस में कुछ काबिल हो गए हो, तो ऐसा जब खुद एक काबिल हो जाए तो उसको दूसरों को जरूर दिखाना चाहिए, ये मेरी माँ का मानना था। तो उन्होंने कल्पना कला केंद्र यहाँ पर आरंभ करवाया। पहले अनुपम कला केंद्र भी चलता था स्कूल के रूप में, यहाँ की कमर्शियली मतलब फीस लिया जाता था, और कल्पना कला केंद्र हमने एक एनजीओ के रूप में आरंभ किया, जहाँ पर बच्चों को हम लोग निःशुल्क सिखाते थे। कोई भी आकर के जो डांस सीखना चाहता है, किसी भी तरह का डांस हो, भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी हो या हिप हॉप हो या कंटेम्प्रेरी हो या जैज हो, सालसा हो, कुछ भी हो, तो हम लोग निःशुल्क बच्चों को सिखाते हैं। और वो निःशुल्क की वो एक कंडीशन थी कि वो अंडर पॉवर्टी लाइन होने चाहिए, तो उन्हीं को हम लोग निःशुल्क सिखाते थे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपने इतने बच्चों को सिखाया, और उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपने जब उनकी सफलता देखी होगी तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। ऐसे एक आध दो किस्से बताइए अपने बच्चों के बारे में। गुरु तो, अगर एक बच्चा, जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे का पहला कदम जब उठता दिखती है तो फूल ही नहीं समाती, उसको लगता है जैसे उसने दुनिया हासिल कर ली है। मेरे ख्याल से गुरु उससे भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, और उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो इमोशंस है, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो जब बच्चा डांस थोड़ा सा भी कर लगता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया, एक बच्चे को कैसे तराश लिया, कि जैसे सुनार फील करता होगा ना, वैसे गुरु फील करता है। तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत मुझे गर्वान्वित महसूस करवाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे, करीब 30 बच्चे जो हैं, वो पहले तो ये है कि वो किंगडम ऑफ ड्रीम में उनका चयन हुआ, और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं वो लोग वहाँ पर, महीने का जो उनका है। और आप जानते हैं किंगडम ऑफ ड्रीम में जो सैलरी है वो ही बहुत अच्छी मिलती है, बहुत बढ़िया, जिंदगी बदल गई। और ये वो बच्चे हैं, विनोद जी, मैं बताऊं कि जो झुग्गी झोपड़ी में थे, शायद उनकी मासिक आय भी 1000 रुपए भी नहीं थी, मासिक आय 1000 रुपए भी नहीं थी। आज वो बच्चे कम से कम 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप ही नहीं, अपने माता पिता को भी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, घर में भी सारी सुख सुविधा वो लेकर के आ गए हैं। मेरे पास बेसन के लड्डू लेकर के आए थे
शुरू में, तो मुझे वो बेसन के लड्डू का जो मिठास ऐसे लगते थे जैसे मैंने दुनिया की अमृत ले लिया हो। वाह 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 वाह। ऐसा वैसा वाला फीलिंग होता था। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो मुंबई में जा चुके हैं, कोरियोग्राफर बन चुके हैं, कुछ बच्चों ने स्कूल खोल लिए, अपने क्लासेस खोल लिए, पर इक्का दुक्का जो है वो इतने अच्छे मशहूर हो गए हैं एज अ परफॉर्मर, एज कोरियोग्राफर, एज एन इंस्ट्रक्टर, कि आज मैं जब उनका नाम सुनती हूँ, जैसे नोएडा शहर में भी आप भी 2-4 लोगों को जानते हैं, मेरे बच्चों को, जो बहुत ही मशहूर हो गए हैं और उन्होंने नेशनली इंटरनेशनली उन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। तो आज जब उनका कोई नाम लेता है कि मैम हमने उनसे सीखा था, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिल गया है, चाहे कोई अवार्ड मिला हो या ना मिला हो, पर ऐसा लगता है कि मैंने क्या हासिल कर लिया है ये चीज सिखा करके बच्चों को अपने, वो भी निःशुल्क। और ये एक बात और बता दूं कि वो सिर्फ निःशुल्क सीखते ही नहीं थे, उनको मैं आने जाने के लिए भी जो उनका जो खर्चा पानी होता था मैं वो करती थी, साथ में उनकी स्कूल फीस, अगर वो स्कूल में है, किसी भी स्कूल में है, जो भी उनकी फीस है, तो वो मैं उनकी फीस भी मैं ही प्रोवाइड करती थी। वाह, उनको बहुत अच्छा। उनकी स्कूल की कॉस्ट्यूम, घर में आने जाने के लिए जो कपड़े चाहिए होते थे वो भी। और कई बच्चे तो ऐसे थे, उतने पैशनेट थे अपने डांस के लिए कि वो स्कूल से सीधा यहाँ आ जाते थे, घर नहीं जाते थे कि मैम खर्चा होता है या समय वेस्ट हो जाता है, तो वो यहीं आ जाते थे। तो उनको मैं खाना भोजन का प्रबंध उनके लिए कर देती थी, जिस तरह का वो खाना पसंद करेंगे तो उनको खाने का प्रबंध करके उनको देना, और फिर उनको बोलना थोड़ा आराम करो खाना खाने के बाद, और फिर अब हम डांस करेंगे। तो पूरी कोरियोग्राफी में देखिए, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे हिप हॉप हो, चाहे जैज, साल्सा, कंटेम्पररी, जिम्नास्टिक्स, फ्री डांसिंग, सब सिखाती थी, सब पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको जिस तरीके से माँ का सहारा मिला नृत्य को आगे बढ़ाने में, ससुराल जब आपकी बनी तो ससुराल में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, और किस तरह सहयोग मिला आपको ससुराल में भी? हाँ, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम रही मेरी जिंदगी में कि जिस समय मैंने शादी करी उस समय मैं करीब 26 साल की थी, और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई थी जहाँ पर कोई भी परफॉर्मर पहुंचना चाहता है, मतलब कि चाहे वो न्यूज हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, या राजीव गांधी जी हो, या वेंकट रमन जी हो, सबके सामने मेरा नृत्य की मेरा प्रदर्शन होता था, और हम लोग उनके साथ हम लोग का परफॉर्मेंसेस होती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो शादी मैं तो नहीं करना चाहती थी, पर मम्मी डैडी के आगे कहते थे कि झुकना ही पड़ता है। तो शादी की गई, तो इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, और ये लोग पंजाबी खत्री थे, और इनका दूर दूर से भी कोई डांस के साथ कोई रिश्ता नहीं था। अच्छा। कोई भी, मतलब इनको मालूम भी नहीं था कि कोई भरतनाट्यम नाम की कोई विधा भी है, कि डांस करने वाली कोई ऐसा कुछ है भी। लेकिन पता तो चला होगा लड़की डांस करती है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को तो पता था कि मैं डांस करती हूँ, और उन दिनों में मैं प्रगति मैदान में नया एक मेला शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, खोमचा मेला। ये एग्जीबिशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, मतलब आज तो बहुत एग्जीबिशन लगते हैं, पर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो मेला शुरू हुआ था वो था खोमचा मेला फूड फेस्टिवल। तो उस पूरे पेविलियंस, वहाँ पर अराउंड 52 पेविलियंस थे, हर एक स्टेट के पेविलियन था, और उनका हर किसी का अपना अपना कल्चर दिखाने का वहाँ पर वो दिखाया गया। तो उस पूरे खोमचा मेला की मैं कल्चरल हेड थी, यानी कि डांसेस वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे अंडर होता था। तो उस वक्त राजीव गांधी जी वहाँ पर आते थे, मतलब इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही किया था, सब कुछ किया था। तो मैं वहाँ की रहती, तो मैं एक पेविलियन से दूसरे पेविलियन भाग रही होती थी। उन दिनों में मेरी शादी का किया गया, तो मैंने अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड जो थे, उनको वही बुलाया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप नहीं आ जाना। तो भागते भागते एक पेविलियन तमिलनाडु के पेविलियन से बंगाल के पेविलियन में भाग रही हूँ, तो उनसे बात कर रही होती थी। तो उनको पता तो था कि मैं डांसर हूँ और परफॉर्मर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, पर उनके मम्मी डैडी को इतना वो नहीं था, तो उन्होंने चाहा भी नहीं था कि मतलब कि उनके घर में एक डांसर बहू आए, क्योंकि उस समय मतलब 30-36 साल पहले की बात बता रही हूँ कि उस समय भी उनको ये नहीं था कि डांसर्स अच्छी होती हैं, मतलब कि उनका कैरेक्टर को लेकर के, उनका शराब वराब को लेकर के उनको बहुत ये था कि डांसर्स ऐसी होती हैं। तो जब शादी करी तो बिल्कुल मना कर दिया गया कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुएं आराम से शराफतें घर में रहती है। और शराफत का उसका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि घर में रहिए और परिवार को देखिए, अपने बच्चा संभालिए, गृहस्थी जीवन संभालिए। तो 5-6 साल मैंने वही किया जैसा कि वो चाहते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वही है कि हर हिंदू लड़की का वो रहता है कि शादी करके भाई अपने पति को खुश रखना है, अपने घर परिवार को खुश रखना है। और मुझे मेरा ये मानना था मेरी माँ के साथ कि एक दिन ये लोग खुश हो जाएंगे मुझसे, और उनको समझ में आएगा कि
डांसर ऐसी नहीं होती जैसा कि वो सोच रही तो धीरे धीरे उनका मतलब पैर तक दबाती थी रात को, और पूरा जो उन्होंने चाहा वो सब कुछ किया। पर तब तक मेरे अंदर की जो वो थी डांसर थी, वो बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। तो मुझे डिप्रेशन हो गया था बहुत, और इस डिप्रेशन के कारण मुझे हाइपोथायराइड हो गया। तो मैं बहुत मोटी हो गई थी, मतलब कि 102 किलो के करीब मेरा वेट हो गया था। तो बहुत की परेशान भी रहती थी। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि तुम इतना परेशान रहने लगे। तो मैंने कहा भाई मेरा डांस मेरी जिंदगी है, मतलब मैं सांस भी लेती हूँ तो उसमें डांस होता है, मैं भगवान का स्मरण करती हूँ तो भी डांस होता है, मैं परिवार को देखती हूँ तो भी उसमें डांस होता है। हर चीज मेरा डांस ही है, जो कुछ भी है। तो अगर वो नहीं है तो फिर मैं मतलब कि मेरे लिए जीवन तो एक कीड़े मकोड़े की तरह जीना है मेरा। तब उसका बात समझ में आई। तब फिर धीरे धीरे, तब फिर मेरी बेटी भी हो चुकी थी, छोटी सी थी, 2 साल की थी वो। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहें तो आप एज अ पार्ट टाइम आप शुरू कर सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके। पर तब तक मैं खुद इतनी मोटी हो चुकी थी कि डांस करना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो पर धीरे धीरे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उस तरह से मैंने धीरे धीरे मैंने डांस शुरू किया। लोग के पास जब मैं जाती थी सिखाने के लिए तो कहते अच्छा आपको डांस आता है? तो उस समय बहुत दुख लगता था, ऐसा लगता था किसी ने नश्तर चुप हो दिया पूरा। पर ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप परीक्षा नहीं देंगे ना, जब तक आप परीक्षा नहीं दो किसी चीज के लिए। अगर आपको किसी चीज से प्यार है तो आप उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका वो जो जज्बा जो है वो असल है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आप छोड़ नहीं सकते उस चीज को। तो वही मैंने किया, और आपको विश्वास नहीं होगा विनोद जी कि मुझे कम से कम 6 साल लग गए वापस उस स्तर पे आने के लिए, वापस अपने वेट पे आने के लिए, थोड़ा ठीक मतलब हो सकी, मैं अपने वेट को ला सकी। फिर जाकर के मैंने कराटे भी सीखा और स्विमिंग भी सीखा और हॉर्स राइडिंग भी किया, जैसे कि कुछ तो फिटनेस के लिए और कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं मेरे को जिंदगी जीनी है और मैं डांस के लिए पैदा हुई हूँ, तो मुझे डांस करना है, तो मुझे अपने आप को ठीक रखना है। तो ये सब कुछ हो पाया। तो वजन कहाँ तक आ गया फिर घट के? गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वैसे, मैं जापानीज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हाँ, अच्छा, वाह। हाँ जी, तो मुझे तो ऑफर था स्कॉलरशिप के लिए जापान जाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना कुछ मम्मी डैडी इतने एडवांस थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जाने दिया कि नहीं अकेला नहीं जाना। सोचिए ये तो हालत थी। तो आज जो आप देखती हैं फिल्मों में जो डांस हो रहे हैं या जो इस तरह जो आज के समय में, और आप एक प्रशिक्षित हैं, गुरु के रूप में हैं, तो नए जो कलाकार हैं इस लाइन के, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? पहली बात तो कि जैसे मैंने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जिसको भी आगे जाना है, अपना कुछ भी, कोई भी डांस क्यों, कोई भी चीज जिंदगी में अपने पानी है, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा और आपको जुड़े रहना पड़ेगा। आपको परसिस्टेंस रहना जरूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये नशा वशा ये सब कुछ है, ये क्षणिक है, ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी है। उसके बाद आप जब गिरते हो तो बहुत बुरे से गिरते हो। तो उस नशे का फायदा क्या है? ऐसा नशा करके क्या फायदा? जब आप थोड़ी देर के लिए तो आप उत्तेजित हो गए, आपने कुछ काम कर लिया, आपने अच्छा मैं ये करना, मैंने करना, पर उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसे करने का फायदा नहीं है। आपकी जो विधा है वही इतनी स्ट्रांग है कि आप उसमें अगर घुस जाए तो उसका तो ये तो अथाह सागर है, समुद्र है बहुत बड़ा। तो इसमें जितना आप कूदते खाते जाएंगे उसका से कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहेगा। कभी इसमें से वराह निकल के आएंगे, कभी इसमें लक्ष्मी निकल के आएंगे, कभी वासुकी निकल के आएंगे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और अमृत भी निकलेगा। सबसे पहले तो अमृत ही निकला था, तो अमृत ही निकलेगा पहले। उसी को फेस करने के लिए आपको नीलकंठ बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आजकल चल रहा है वो ट्रेंड डांस के प्रति अगर मैं बोलूं तो डांस में डांस कम हो रहा है, एक्रोबैटिक्स ज्यादा हो रही है, जिम्नास्टिक्स मतलब की ज्यादा हो रही है, उसी में वाहवाही लोगों को मिल रही है। हमारे जमाने में कहते थे कि जब शास्त्रीय संगीत आप सुनते हैं या देखते हैं तो आपका सिर हिलता है, मतलब कि आप झूमते हैं सिर से। और जब आप कुछ ऐसा वैसा देखते हैं तो आपके सिर्फ लेग्स हिलते हैं, मतलब कि लेग्स आपकी ताली दे रहे होते हैं। तो यही एक फर्क है कि आप जब सिर से झूम रहे होते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपका मन, सब कुछ पूरा तरह से इन्वॉल्व हो जाता है उसकी तरफ, उसके रस में। पर अगर आप सिर्फ लेग्स रिदम में आप जा रहे हैं तो वो भाव आपके अंदर नहीं आएंगे कभी भी कि आप उस रस में घुस जाए। तो आपके नृत्य से ऐसा वाला फील आना चाहिए कि दूसरा भी उतना ही आनंदित हो जाए आपके डांस को देखकर जितना आप खुद हो रहे हैं। आप स्वयं जो हो रहे हैं वो दूसरे वाले में भी आ जाए और 10 बच्चे आपको देख करके और प्रोत्साहित हो जाए कि चलो हमने भी ये काम करना है। जिम्नास्टिक्स की ज्यादा उम्र नहीं होती है, तो आपको पता है जैसे बैले है, बैले की वेस्टर्न जो हमारा क्लासिकल स्टाइल है, बिल्कुल 25 साल तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। आज मैं 60 साल की होकर के भी मैं डांस कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल, मैं जयंती माला जी 80 साल प्लस हो गई हैं, वो तो अभी तक डांस कर रही हैं। बिल्कुल एक आखिरी सवाल अब
कि अब आपका लक्ष्य क्या है, सपना क्या है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सिखाया बच्चों को। आपका सपना क्या है नोएडा जैसे शहर के लिए, ग्रेट नोएडा जैसे शहर के लिए आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएं, कल्चर के प्रति थोड़े सतर्क हो जाएं कि क्या है हमारा कल्चर। इंडिया का जो भारतवर्ष, मैं तो इंडिया कहती भी नहीं हूँ कि हमारा भारतवर्ष है, उसका जो सांस्कृतिक जो आचार विचार थे, जो पूजा पाठ था, जो माता पिता के प्रति जो उनकी भावनाएं थी, गुरु के प्रति जो उनकी सद्भावनाएं थी, जो हमारे देश के आसपास, हमारे पेड़ के लिए, हमारे नदी के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग की जो सतर्कता थी, हमारा जो पूजा का जो भाव था, वो चीज अगर किसी तरह से हम लोग वापस लेकर के आ सके तो आज कोरोना तो क्या, कुछ भी कोरोना के नाम पे कुछ भी आ जाए, हम सब उसको फेस कर सकते हैं। बस हम लोग क्योंकि डिसिप्लिन ही नहीं है। मेन बात हमारा वही है कि हम डिसिप्लिन ही नहीं है। हमारे अंदर रामायण में एक कहावत है, भय बिन होत न प्रीत, है ना। तो अगर भय रहे थोड़ा बहुत, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो गुरु का हो, चाहे किसी भी चीज का, आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसके प्रति अगर आपकी तरफ थोड़ा सा भी डर है, भय ये नहीं डरना, डर वाला भय नहीं है, ये भय कि अरे मैं खो ना दूं इस चीज को, वो वाला अगर भय रह जाए तो थोड़ा सा हम जीवन के प्रति और हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, थोड़ा अच्छे हम लोग हो जाएंगे। आज देखिए मास्क अगर नहीं पहन रहे हैं तो कोरोना कितना बढ़ रहा है, तो वो भय जो है वो चलता है, देख लेंगे वाला जो एटीट्यूड है वो खत्म हो जाए किसी तरह से। देख लेंगे क्यों, क्या देख लेंगे, मतलब आंखें दम पे पहुंच करके आप देखेंगे तो क्या फायदा होगा देखने का। आप पहले से थोड़ा देख के चले, थोड़ा समझ के चले, तो डिसिप्लिन है अगर वो आ जाए जिंदगी में, एक रेगुलरिटी आ जाए, एक रूटीन बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भारतवर्ष पहले भी बहुत नाम कर चुका है, आज भी करेगा, कल भी भारतवर्ष ही रहेगा। तो आप सुन रहे थे कल्पना भूषण जी को, जो जानी मानी नृत्यांगना है और कल्पना कला केंद्र की संचालिका भी हैं। उन्होंने ऐसे सैकड़ों शिष्यों को तैयार किया और उनकी जीवन गाथा बताती है कि लक्ष्य तय करो और आगे बढ़ो। और इस तरह से हमारा कार्यक्रम हर सप्ताह ऐसी नई शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहेगा। सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।